नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। आजकल हम बहुत सारे किस्से सुन रहे हैं। दिवाली आ रही है, किस्से अजीबोगरीब हैं। कहीं किसी का गिफ्ट निकल रहा है, तो कहीं कोई कहता है कि मैं पुराना दोस्त हूं, फेसबुक पे मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। कहीं नौकरियों का लालच है। अब एक साहब ने तो कई सारी वेबसाइट्स बना ली और 12वीं पास वो साहब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सहायता से वेबसाइट्स बना करके बेरोजगारों को ठग गए, और वो भी करोड़ों। इन ठगों से कैसे बचे? फेसबुक या सोशल मीडिया कब तक सोशल रहे, एंटी सोशल ना हो, कब वो आपकी जेब पर भारी पड़ जाए, इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उम्मेद मील। उम्मेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के सभी दर्शकों को आज उम्मेद मील बताएंगे। उम्मेद मील जो है वो दिल्ली पुलिस और कई सारी पुलिस के एडवाइजर हैं, उनके साइबर सेल के एडवाइजर हैं, डिफेंस के एडवाइजर हैं, और कई सारी एजेंसीज के लिए, सरकारी एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज के लिए काम करते हैं। उम्मेद जी, सबसे पहला सवाल, ये ठग जो है वो अजीब अजीब तरीके की योजनाएं लाते हैं। कभी कहेंगे आपके इनकम टैक्स रिटर्न का 26S फॉर्म जो है वो भर दीजिए, कभी कहेंगे आपका लाइसेंस जो है वो जमा है उसको निकलवा लीजिए, कभी कहेंगे आप अपने बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बुजुर्गों के लिए। मतलब अनूठे योजनाएं लेकर के कैसे पकड़ा जाए इनको? देखिए, योजनाओं की अगर बात करें तो ये योजना हम लोगों के बीच से ही निकालते हैं। जैसी हमारी जरूरत, जैसी समय की जरूरत होती है, वैसे ही ये लोग अवसर क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो आप लोग बैंक नहीं जा सकते, तो आपको बैंकिंग के सारे प्रोसेस हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध करवा देंगे। आप जैसे कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, तो ऐसे में आपको नौकरी देने, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी दिलाने के नाम पर फेक वेबसाइट बनाने, या फिर जैसे मार्च के बाद आपको आईटीआर फाइल करना था, तो उस तरह की फैसिलिटी। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हम लोग डेली अपनी लाइफ में जो एक्टिविटी करते हैं, आज टाइम और टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग हर एक चीज को घर बैठे ही कंप्लीट करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं। और हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स ने इसी चीज को एडवांटेज और इसी चीज का फायदा उठाकर हमारे लिए वो चीजें एक दूसरे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, जो बहुत इजी लगता है, हमें बहुत आसान लगता है कि मेरा काम घर बैठे बहुत कम समय में और बहुत सस्ते में हो रहा है। और वही एक साइबर के लिए एक जाल बिछाया हुआ होता है जिसमें आप फंस जाते हैं। उसमें आपको कई बार फाइनेंशियली लॉस होता है, कई बार आपका रेपुटेशनल लॉस है, कई बार आपको वो अलग अलग तरीके के आजकल जैसे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ केयर के डेटा को भी ऑनलाइन करने का जो ऐलान होना, उसके बाद से कई लोगों को इस तरह के अटेम्प्ट्स और इस तरह के हैकिंग के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में आपको फ्री हेल्थ चेकअप मिल रहा है, ये मिल रहा है, सो दैट वो अपने जो पर्सनल और प्राइवेट जो डेटा है वो उनके साथ शेयर। जी, मैं आपको बता दूं, एम्स तक में ये चीटिंग हो रही है कि 10 रुपए का फॉर्म करके उसके बाद वो 6 डिजिट का आपको एक नंबर भेजता है, और उस नंबर के आगे कोने में छोटा सा रुपीस का सिंबल बना होता है। आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं और आपके बैंक से पैसे चले जाते हैं। 6 डिजिट का मतलब है लाख रुपए कम से कम। ये सर वो यूपीआई पेमेंट इनविटेशन लिंक होता है, जो हम लोगों को अलग अलग पर्पज के लिए भेजा जाता है। जैसे कई बार आपको बोलते हैं कि आपको गवर्नमेंट इतने पैसे दे रही है, या फिर इस तरह का आ रहा है, या फिर आपका दोस्त आपको कुछ पैसे भेजने के लिए बोल रहा था तो मैंने आपको कुछ पेमेंट भेजा है, आप इस लिंक को विजिट करके रिसीव कर ले। हालांकि वहां उल्टा होता है, पेमेंट आप रिसीव करने के बजाय आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। जी, तो इससे कैसे बचे? क्या बेसिक क्या है, तरीके क्या है? खासतौर से हम अपने जो उन दर्शकों को बताना चाहें जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं पर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, चाहे वो यंगस्टर्स ही क्यों ना हो, उनको लगता है दिस इज फ्री गिफ्ट, फ्री क्लब टिकट, फ्री दिस, फ्री दैट। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि साइबर में ज्यादातर या तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग या फिर बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग ही इसमें साइबर का शिकार होते हैं। रीजन ये होता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाते कि क्या ये सही है, या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ ये चीज सही ही होगी, वो इस चीज को 100% जेन्युइन मानकर चलते हैं। तो हमें ये चीज भी देखनी होती है कि आपके सामने कोई भी कंटेंट, कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म है,
वो कितना जेन्युइन है, वो कितना ओल्ड है। लेट सपोज कि मैं एक वेबसाइट पर जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो वो वेबसाइट कब क्रिएट हुई? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है, तो वो वेबसाइट कब क्रिएट हुई? अगर वो वेबसाइट पिछले 15 से 20 दिन में ही क्रिएट हुई है, तो हो सकता है कि वो एक फेक वेबसाइट हो। उस वेबसाइट पर पेमेंट लेने का तरीका क्या है? क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट वेबसाइट है वो एसबीआई या फिर स्टैंडर्ड जो बैंक्स हैं उनके पेमेंट गेटवे से ही पैसे लेते हैं, तो वो भी हमें देखना होता है। प्लस आप जिस वेबसाइट पर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो या फिर कोई पेमेंट या ट्रांजेक्शन करने जा रहे हो, वो वेबसाइट .nic.in gov.in डोमेन के साथ है या नहीं है, या वो फेक वेबसाइट है, वो भी हमें देखना होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, लाइक आपको डोमेन नेम देखना होता है, डोमेन की एज देखनी होती है, वेबसाइट पर कंटेंट आपको देखना होता है कि किस तरह का कंटेंट और उसकी ग्रामेटिकल लैंग्वेज क्या है। क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें कई बार हमें ग्रामेटिकल एरर्स और सेंटेंस उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ होता है जिस पर्पज के लिए वो वेबसाइट बनी है। तो वो देखकर भी आप पहचान सकते हो कि फेक वेबसाइट है या जेन्युइन वेबसाइट है। और अगर आप किसी पोर्टल पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि वो वेबसाइट वाकई उस डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है या नहीं। वेबसाइट अगर उस डिपार्टमेंट से है, आप ऑफिशियल पेज पर हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहां इसके लिए अप्लाई ना करें। जी बिल्कुल, आपका कहना है कि जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उन पे भुगतान पेमेंट करने का एक तरीका है, एसबीआई से या जो सरकारी बैंक है वो उसमें भुगतान लेते हैं और वेबसाइट को जांचने। उमेश जी, ये वेबसाइट जांचने का तरीका क्या होता है? कैसे कोई आदमी, एक सामान्य आदमी कैसे जांच सकता है? देखो, सामान्य आदमी को अगर वेबसाइट पर कोई पेमेंट या कोई फॉर्म भरना हो, उसके लिए कई तरीके हैं कि वो उसे चेक कर सकता है कि वेबसाइट फेक है या जेन्युइन है। जैसे सबसे पहले अगर आपको कोई लिंक कहीं से भी मिला, सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर किसी ईमेल के थ्रू आपको, उस लिंक में जो यूआरएल आ रहा है उसको आप चेक करें कि वो वेबसाइट का नाम .gov.in .nic.in या फिर उसी डिपार्टमेंट की है जिस डिपार्टमेंट में की वेबसाइट पर आपको फॉर्म फिल करना है या फिर पेमेंट करना है। तो सबसे पहले आप उसको डोमेन नेम से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेकंड, आप वहां चेक करें कि जब आप ब्राउजर में एड्रेस टाइप करते हो तो लेफ्ट साइड में एक ग्रीन कलर का लॉक लगा होता है जिसे हम HTTPS सिक्योरिटी बोलते हैं। वो चेक करें कि उस वेबसाइट पर वो HTTPS सिक्योरिटी है या नहीं। तीसरी चीज, आप उस वेबसाइट के कंटेंट को एक बार पढ़ें। कंटेंट पढ़ने से ये जो सिक्योरिटी जो लॉक है उमेश जी, ये जो लॉक है ग्रीन कलर का, वो होना ही चाहिए, तभी जेन्युइन है वेबसाइट? ये सर, वो अगर लॉक नहीं है इसका मतलब वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट वेबसाइट हो भी, उसके बावजूद भी आपको उस वेबसाइट पर पेमेंट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वेबसाइट को हैकर्स कभी भी हैक करके उससे आपके बैंक के डेटा और आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां से चुराई जा सकती है। ठीक बात है। उसके अलावा तीसरी चीज, आप वेबसाइट का कंटेंट पढ़ें, उसमें ग्रामेटिकल और उसकी लैंग्वेज को चेक करें कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर उस तरह का कंटेंट है या नहीं। फोर्थ, आप उस वेबसाइट पर पेमेंट का मेथड चेक करें। ज्यादातर जो मिनिस्ट्रीज या फिर गवर्नमेंट जॉब पोर्टल्स हैं, वहां उसी वेबसाइट पर ही पेमेंट गेटवे लगा हुआ होता है और वो पेमेंट लेते हैं। अगर आपको कोई भी वेबसाइट किसी बैंक अकाउंट में या फिर यूपीआई एड्रेस पर या फिर किसी वॉलेट में पैसे भेजने के लिए कहती है, इसका मतलब वो वेबसाइट फेक हो सकती है। इसके अलावा आप जहां जिस सोर्स से आपको लिंक आया उस वेबसाइट का, वो सोर्स आप चेक करें कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। जैसे आप centralops.net वेबसाइट पर जाएं, वेबसाइट में आप उस वेबसाइट centralops.net ओके। तो ये जो वेबसाइट है, ये बेसिकली एक वेबसाइट की जन्म तिथि प्रमाण पत्र बताती है। ये आपको पूरी जन्म कुंडली बताएगी उस वेबसाइट की, कि वेबसाइट बनाने वाला कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसने वो वेबसाइट कब खरीदी, कहां से खरीदी, और लास्ट टाइम उसने उसको कब अपडेट किया, उस पर कोई भी कंटेंट, कोई भी फॉर्म या कोई सर्विस उसने अगर डाली है तो वो लास्ट टाइम कब अपलोड हुई है। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉडस्टर और साइबर क्रिमिनल्स जो वेबसाइट बनाते हैं वो बहुत ही टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए होती है। जैसे महीने 2 महीने पुरानी होगी और उस पर्टिकुलर क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटी को करने के बाद वो उसे फिर से बंद कर देते हैं। जबकि अगर मान लो कि आपको
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट तो काफी सालों से चलती आ रही है, वो पिछले महीने 2 महीने से एक्टिव नहीं होगी। तो आप वहां जाकर उसकी हेल्थ और कुंडली पूरी चेक कर सकते हैं कि बनाने वाला कौन, टाइम और कब से वो चल रही है और लास्ट अपडेट कब हुई है। जी उमेश जी, आप चूंकि बहुत सारे जांच एजेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं, कई बार मैंने पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुंह से यह सुना है कि अगर साइबर क्राइम हो रहा है, स्पेशली इकोनॉमिक क्राइम, अगर आपकी पॉकेट से पैसे चले गए हैं तो उसको रिकवर करना बहुत बड़ा काम है। आखिर कहां पे ज्यादा चुनौतियां हैं? देखो, अगर आप पुलिस की बात करें तो पुलिस के पास कई सारे चैलेंजेस आते हैं। सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज ये होती है कि साइबर में क्रिमिनल्स की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती। पुराने टाइम में क्या होता था कि मुझे आपके घर चोरी करनी होती तो मुझे आपके घर कहीं ना कहीं किसी अलग तरीके से, लेकिन घर तक आना होता तो मेरे फुटप्रिंट्स होते, मुझे कोई आने वाला देखता या फिर आस पड़ोस का कोई देखता। लेकिन आज जी साइबर क्राइम करने के लिए मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर से, होटल या फिर कहीं से भी या बाहर किसी दूसरे कंट्री में बैठकर वहां से भी आपको टारगेट कर सकता हूं, आपके खाते से पैसे निकाल सकता हूं, आपको डिफेम कर सकता हूं, आपके सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट्स हैक कर सकता हूं। इवन आई कैन से कि आपकी जितनी डिजिटल प्रॉपर्टी है उसको मैं हार्म कर सकता हूं या फिर टेक ओवर कर सकता हूं। तो जी सबसे बड़ा चैलेंज हुआ कि इसमें जियो लोकेशन का और जहां से क्राइम हो रहा है। आज आप ये नहीं कह सकते कि किस देश के किस कोने में सबसे ज्यादा अपराध हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि विक्टिम किसी एक सिटी में हो लेकिन क्राइम करने वाले कहां से कर रहे हैं इसका कैलकुलेशन किसी के पास नहीं है। तो जब मान लो कि जी मैं आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करता हूं तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है, हैकर या तो इंडिया में कहीं ऐसी लोकेशन पे है जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही या फिर इंडिया से बाहर है। अब उस कंट्री के साथ हमारी एमलेट ट्रीटी या फिर किस तरह के हमारे रिलेशनशिप है, उस बेसिस पर ही आप उसे सर्च करके पकड़ सकते हो। सेकंड चीज, वीपीएन एक सबसे बड़ा इश्यू है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इंडिया में बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक फेक आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। अगर मैं लेमेन लैंग्वेज में बोलूं तो मैं अपने ओरिजिनल आईपी को किसी दूसरे आईपी से मास्क कर देता हूं। अब अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसे मास्क किया हुआ आईपी मिलेगा, ना कि ओरिजिनल आईपी। अब उस मास्क किए हुए आईपी से ओरिजिनल मुझे आईपी लगता तक पहुंचने है में हम ये जनता को समझा देते हैं, ये बात दर्शकों को बता देता हूं कि आपका फोन एक आईपी एड्रेस है, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर एक आईपी एड्रेस है। लेकिन आपके जैसे सोनू दो हो सकते हैं, मोनू दो हो सकते हैं, इसी तरह से एक आईपी एड्रेस के दो हैंडसेट या दो मशीन भी हो सकती हैं। यस, मैं ठीक इसके कह रहा हूं? पीछे सर, यस, इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन भी है। हमारे जी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ही आईपी को सबनेट मास्किंग के थ्रू डिवाइड कर देते हैं। एक ही टाइम पर एक आईपी 10 लोगों को दे दिया। अब उन 10 ओ में से किसी एक ने साइबर क्राइम किया है, उसको आइडेंटिफाई करना एक तरह से इतना टफ हो जाता है कि वो कभी केस इन्वेस्टिगेट होता ही नहीं है। जी सेकेंड चीज, डिवाइस का डिस्पोजल और उसका रिकॉर्ड नहीं होता। लाइक आज मेरे पास कोई फोन है, वो फोन किसके नाम पर, हालांकि सिम कार्ड तक तो आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो मुझे, लेकिन डिवाइस बेसिस पर कोई वैलिडेशन या फिर कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है। मैंने आज फोन लिया, कल फोन फेंक कर नया फोन ले लिया, उसका के पास भी रिकॉर्ड नहीं है। तो जो डेटा था, जो इंफॉर्मेशन थी, वो उस डिवाइस में थी और डिवाइस से ही वो चली गई। या फिर कई ऐसे जैसे मैं आईफोन 12 या फिर 11 की बात करूं तो वहां एनक्रिप्शन लेवल इतना है, किसी ऑफेंस में अगर हमने उस डिवाइस को अगर सीज भी कर लिया, फोरेंसिक लेबोरेटरी भेज भी दिया, तो भी एनक्रिप्शन के चलते उससे वो डेटा नहीं निकाल पाते और जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है उस केस को आप एग्जीक्यूट या ट्रायल के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि उस फोन की कंपनी भी कई बार हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो मुझे लगता है आपको इस इन सभी मुद्दों पर एक नए सिरे से कानून लाने की जरूरत है। जी बिल्कुल सबसे पहले तो अगर एक कंपनी, यानी अगर हमारे माँ बाप ने हमें जन्म दिया है तो अब हम दो भाई हैं तो दोनों सोनू तो नहीं हो सकते भाई। एक सोनू होगा तो एक मोनू होगा। बिल्कुल सही बात है। एक रफीक होगा तो दूसरा शरीफ होगा। बिल्कुल सर। तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये डिवाइस के नेम एक ही रहे, यानी आईपी एड्रेस एक ही रहे? नहीं, हमें अभी इसी कानून की जरूरत है। जैसे कि अभी इंडिया में सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है,
हमें उम्मीद है कि जल्द ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट आएगा, जिसमें कई अमेंडमेंट और कई चीजों के होने की हम लोग आशा कर रहे हैं कि कुछ स्ट्रांग होगा। और साइबर क्राइम को आप ये मानकर चलें कि कभी भी आप क्राइम को रोक नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। और वो सिर्फ दो ही फैक्टर से पॉसिबल है, या तो आप साइबर अवेयरनेस आप लोगों को दे रहे हो, या फिर आपके पास जो लॉ है आपकी कंट्री में वो इतना स्ट्रांग हो। क्योंकि आज आईटी एक्ट में इतने सारे लूप होल्स हैं जहां से क्राइम हो रहे हैं और उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे फेसबुक या फिर व्हाट्सएप जैसी कंपनियां इंडिया में सर्विस दे रही हैं। एक इतने बड़े देश में कोई बाहर से कंपनी आकर सर्विस दे रही है, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट को उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि इमरजेंसी के केस में या फिर एक क्राइम के केस में वो एजेंसी हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को डेटा शेयर करे, इंफॉर्मेशन शेयर करे, सो दैट उस केस को इजीली इन्वेस्टिगेट करके जो कल्प्रिट है उसे अरेस्ट किया जा सके। लेकिन आज आप अगर देखते हो व्हाट्सएप का कोई भी केस आता है तो व्हाट्सएप इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता। हालांकि ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो सिर्फ एक लास्ट लॉगिन का आईपी एड्रेस देते हैं, जिस बेसिस पर किसी व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो कोई भी कंपनी बाहर की है, इंडिया में सर्विस देने आ रही है, एटलीस्ट एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक ऐसा पोर्टल हो जहां से लॉगिन करके वो किसी भी व्यक्ति की कोई भी जानकारी वहां से देखकर उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके। हमें महीनों तक उस डिटेल का इंतजार ना करना पड़े कि मैंने डीओ लेटर। क्या ऐसे किसी कानून का कोई ड्राफ्ट है या तैयार किया जा रहा है, कुछ चल रहा है ऐसा? हालांकि अगर सीनियर ऑफिसर्स जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के उनकी बात करें तो कुछ ऐसे ड्राफ्ट रेडी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ऑलरेडी ऐसे सेटअप है जिसमें ऑफेंस और इस तरह की वीपीएन यूज करना या फिर बाहर की कोई भी अगर कंपनी इंडिया में या फिर उस कंट्री में सर्विस देती है तो उस पर पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप सिर्फ इतने लिमिटेड सर्विसेज या फीचर्स ऑफर कर सकते हो, एंड उन फीचर्स का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर उस कंट्री की गवर्नमेंट के पास भी रहेगा, सो दैट वो कभी भी 24/7 उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाकर उस पर्सन या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन या फिर उन पूरे ग्रुप की कोई भी डिटेल देखकर एक नेशनल सिक्योरिटी का फैक्टर भी इसमें आता है कि कई आज आप कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी का केस देखो, सबसे ज्यादा जो कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ इन्हीं इंस्टेंट चैट एप्लीकेशन के थ्रू होता है, और जिनका तोड़ या फिर मैं कहूं कि उनसे डिटेल लेना एक तरह से नामुमकिन सा है। हम इंडिया में आज सिर्फ इसी लेवल पर है कि क्राइम होने के बाद हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन क्राइम डिटेक्शन और स्टॉप के लिए हमारे पास कोई अच्छी स्ट्रेटेजी अभी तक नहीं है। तो मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। अपनी निजी जानकारियां उस पर शेयर करने से पहले बहुत कई बार सोचें, लालच में ना पड़े, ना नई दोस्ती के और ना पैसे के। हाल ही का एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि कोरोना में लोगों की नौकरियां जाने के बाद फेसबुक और लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर लोग पोस्ट डालते हैं कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं घर में सिर्फ अकेला आदमी हूं कमाने वाला, और अब हमारे पास अर्निंग के लिए पैसे नहीं है या फिर कोई सोर्स नहीं है। ऐसे लोगों को हैकर्स और क्रिमिनल स्पेशली टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको नौकरी की जरूरत है। उन्हें फेक जॉब के लिए या फिर फेक ऐसे ऑफर्स वो लोग भेजते हैं जहां पर या तो उनसे कंसल्टेंट फर्म के थ्रू पैसे ले लिए जाते हैं या फिर फेक लिंक भेजकर उनसे पैसे लिए जाते हैं, और उसके बाद किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं दी जाती। आप देखो इस क्राइम को अगर आप देखो तो सोर्स किसने क्रिएट किया? विक्टिम ने खुद बताया लोगों को कि हाँ मुझे इस चीज की जरूरत है। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ भी पोस्ट करो, आप बर्थडे से लेके आप मैरिज एनिवर्सरी तक हर एक चीज का स्टेटस पब्लिकली अपलोड करते हो, तो सामने वाले को तो आपकी सारी एक्टिविटी पता ही है, और आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर वर्नेबल होता है, उसे ही एक्सप्लॉइट करके ये लोग आपसे पैसे या फिर आपकी रेपुटेशन के खिलाफ वो लोग कई एक्टिविटीज करके आपको ब्लैकमेल करते रहते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, नकेल उन पर कसनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए फेसबुक मेरे फोटो दिखा करके हर मिनट में हजारों डॉलर, लाखों डॉलर कमा रहा है, तो उसे सुरक्षा भी मुझे देनी चाहिए। यदि व्हाट्सएप मुझसे करोड़ों डॉलर कमा रहा है तो उसे मुझे सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आज हिंदुस्तानियों की जेब से इन ठगों की जेब में जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
बिल्कुल सही बात है सर। हम लोग खुद हम सोचते हैं कि हम फ्री में सर्विस ले रहे हैं इन कंपनी से, फेसबुक से, जीमेल से, नहीं, कंपनियों के लिए प्रोडक्ट है, हम खुद उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। और जबकि मैं देख रहा था उमेश जी की सबसे ज्यादा जो मामले हैं चीटिंग के, ठगी के, साइबर चीटिंग के, वो अमेरिका में होते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आज का अगर आप रेशियो देखो तो हमारे देश में ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक चीज को ऑनलाइन की तरफ तो ले आए, लेकिन उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है, लोगों को एजुकेट कैसे करना है, लोगों को अवेयर कैसे करना है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या फिर लोकल अथॉरिटीज का कोई भी प्लान नहीं है ऐसा। मुझे लगता है कि जो हमारे देश के जो नीति निर्माता हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो ये बात सुनेंगे और समझेंगे कि अब सशक्त बिल लाने पड़ेंगे, सख्त कानून लाना पड़ेगा, चाहे वो अमेरिका की कंपनी हो और चाहे वो नाइजीरिया की। उसे भारत की धरती पर तभी व्यापार करने का मौका मिलेगा जब कोई भी भारतीय, एक भी भारतीय ठगा ना जाए, ये गारंटी वो उपलब्ध कराए। चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, और चाहे वो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो कोई भारतीय चला रहा हो या अमेरिकी या चीनी, लेकिन ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उम्मेद मील जी, आप हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अभी 150 पौने 200 गुना केसेस बढ़ रहे हैं हर साल, ये कम हो। हमारे जो लोग हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो अपनी मेहनत की कमाई हुई रकम, पैसे को संभालना सीखें और इस ऑनलाइन जाल में ना फंसें। बिल्कुल सर, कोई भी बिना काम के आपको कभी पैसे नहीं देगा। आपने अप्लाई नहीं किया तो आपको इनविटेशन नहीं आएगा नौकरी का। आपने काम नहीं किया तो वो कोई भी आपको फ्री में तनख्वाह नहीं देगा। ये आप याद रखें, तो ही आप इस साइबर जाल से बच सकते हो। धन्यवाद उमेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर।